पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि गाड़ी की डिग्गी में बैठ के कौन किससे मुलाकात करने गया। ये इंतहाई मज़ेदार कहानी है और ये कहानी बयान किसने की, किसके हवाले से, इस हवाले से आपके साथ जिक्र करेंगे। साथ साथ इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस बनाने की वजह क्या बनी। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड थी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मरीम नवाज की तरफ से कि इमरान खान के खिलाफ उसको भी नाअहल किया जाए, इमरान खान को भी पाबंद सलासिल किया जाए, बाकी तमाम जो पीडीएम इनके चंद हैंडलर, चंद सहूलतकार, चंद साजिशी, वो सारे इसी काम में लगे हुए थे। लेकिन एक और वजह भी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले नाजरीन, आज सेनेटर आजम सवाती, उन्हें अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया जमानत के ऊपर। सेनेटर हैं, पाकिस्तान की सेनेट के ईवान बाला के मेंबर हैं और उनको जो जमानत दी है जज साहब ने, उसमें जो ऑर्डर लिखा उसमें बड़ा वाज़े लिखा कि क्या किसी फौज के अफसर या किसी जवान से राब्ता हुआ या किसी ने बगावत की। और इनका जुर्म क्या था? इनका जुर्म यह था कि इन्होंने जो मुबैना जुर्म कहा जाता है, जो इन्होंने अपनी इजहार राय की थी कि आर्मी चीफ के हवाले से एक ट्वीट की थी। और इमरान खान ने आज आजम सवाती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक ट्वीट करने पे ये सलूक किया गया सेनेटर के साथ, सोशल मीडिया की जो लोग हैं उनके साथ। उन्होंने कहा कि हालांकि पंजाब में हमारी हुकूमत है, नामालूम अफराद आते हैं, उठाते हैं, लोगों को ज़दोकोब करते हैं और फिर अगले दिन छोड़ जाते हैं। साथ ही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला दिया गया कि डॉक्टर शहबाज गिल को भी बरहना करके तशद्दुद किया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया, उनके नाजुक आज़ा को इलेक्ट्रिक करंट दिया गया। साथ ही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ नौजवान सहाफ़ी जमील फारूकी का। उनका कसूर भी यह था कि उन्होंने एक ट्वीट की थी और डॉक्टर शहबाज गिल के कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से उन्हें भी पकड़ा गया, बरहना किया गया, तशद्दुद किया गया जमील फारूकी के ऊपर, सहाफ़ी पे भी। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आजम सवाती ने, तो उन्होंने वो मामलात बताए, वो हालात बताए कि किस तरह से उनके घर में रात के आधी रात को मिडनाइट रेड जिसको कहा जाता है, लोग आए, दीवारें फलांग के आए और इमरान खान ने कहा कि बगैर वारंट के वो लोग दाखिल हुए थे और FIA के लोगों ने उनकी पोतियों के सामने उन पर तशद्दुद किया और उसके बाद उन्हें ले गए और नामालूम अफराद के हवाले किया। और इस हवाले से आजम सवाती साहब ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से अपील की है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ का दिफा करें। उन्होंने कहा कि मैं एक वकील भी हूँ, 74 साल मेरी उम्र है, एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, और अगर वकला और पार्लिमान और सेनेट ने इस हवाले से कुछ ना किया, जज साहिबान ने कुछ ना किया, तो उस दिन से डरें कि खुदा न खास्ता किसी जज के साथ ही हो, किसी जज को नंगा करके उसे तशद्दुद किया जाए, दीगर पार्लियामेंटेरियंस के साथ यही सलूक किया जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट खुद जाऊंगा, मैं दुनिया की तमाम फोरम्स पे ये आवाज़ उठाऊंगा ताकि वो लोग जो इस तशद्दुद में मुलव्विस हैं उनका पता लगाया जा सके। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी नामालूम अफराद का जिक्र किया। इस हवाले से नाज़रीन, अगर हम मुल्क की तारीख देखें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में एक ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल हुआ था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बाकायदा नाम बताए थे और उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग का नाम भी आया था, फिर ब्रिगेडियर इम्तियाज़ का जो ISI के इंटरनल विंग के थे उनका नाम भी आया था, फिर मेजर आमिर का नाम भी आया था और इनके बाद में बाकायदा तौर पे कोर्ट मार्शल भी हुआ था। और मेजर आमिर ने कस्टडी में बताया था कि जो जनरल असद दुरानी ने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जनरल असलम बेग को इन्वॉल्व करने की भी कोशिश की और जो अखबारात में इस हवाले से जो प्रोसीडिंग छपी उसमें कोट अनकोट छपा कि नवाज शरीफ को इसलिए पसंद किया जाता है कि वो एक कमज़ोर शख्स है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इंडिपेंडेंट शख्सियत थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ना सिर्फ ये नाम आउट किए थे बल्कि बाद में इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी हुई थी, इनके कोर्ट मार्शल भी हुए थे और नाम लेना ज़रूरी है। और खान साहब ने, अगर इमरान खान साहब ने पिछली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुझे पता है कि एक शख्स आया है इस्लामाबाद में, वो कौन शख्स है, खान साहब की भी ये जिम्मेदारी है, इमरान खान साहब की भी, कि सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं अपना बयान कि कौन वो अशखास हैं जिनके ऊपर इनको शक है कि वो ये काम करें। ये नाम आना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ सेनेटर आजम सवाती ने भी इस पर तहकीकात का मुतालबा किया है और कहा है कि वो इंसाफ के लिए हर दर खटखटाएंगे और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को इस हवाले से सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी एक ख़त लिख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इस हवाले से और वो इंसाफ चाहते हैं कि इस काम में जो लोग भी मुलव्विस हैं
तशद्दुद के काम में मुलव्विस हैं, लोगों को बरहना करने में, उन्हें बाकायदा तौर पर सामने लाया जाए और करार वाकई कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। इस हवाले से नाज़रीन, टॉर्चर के खिलाफ पार्लियामेंट ने एक बिल भी पास किया है और इस बिल में सज़ाएं हैं पब्लिक ऑफिशल्स के लिए जो इस काम में मुलव्विस होते हैं। इस पर अभी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जिस दिन सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे, ये बाकायदा कानून बन जाएगा। और क्या हम इसको एक वाहिद मिसाल बना सकते हैं, पहली मिसाल बना सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, जो 75 साल से गुलामों वाला सलूक होता है पाकिस्तान के शहरियों के साथ, जो सलूक अमरीकी अफवाज ने अबू गरीब में किया, गुंतानामो बे में किया, जो बरतानवी साम्राज्य यहाँ पे बर सगीर पाक व हिंद में आज़ादी से पहले करता था, वो पिछले 75 साल से टॉर्चर, कस्टोडियल टॉर्चर पाकिस्तान में चल रहा है। कानून पास हो गया है, तो क्या आजम सवाती के केस में इन लोगों को आइडेंटिफाई करके बाकायदा तौर पर सजा दी जाएगी? ये एक इंतहाई अहम सवाल है और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन पे भी आती है कि वो नाम बताएं। आप नवाज शरीफ साहब को देखें, उन्होंने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बाकायदा नाम लेके मुख्तलिफ मुतअद्दिद जलसों में उन पे इल्ज़ामात लगाए थे। DGISI उस वक्त के जनरल फैज़ हमीद, उनके नाम लेके इल्ज़ामात लगाए थे। और उसके बाद एक आपको याद होगा मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आई थी मरीम नवाज की ऑडियो वीडियोस के हवाले से, उस पर मैं फिर किसी दिन बात करूंगा। लेकिन नाम लेना क्यों ज़रूरी होता है कि अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को XYZ और न्यूट्रल्स और इससे आगे चल के बाकायदा नाम लेने चाहिए, क्योंकि जिस तरह के नाज़रीन मामला चल रहे हैं और अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि लॉन्ग मार्च से कोई मसला हल होगा, किसी और चीज़ से ये मसाइल हल नहीं होंगे। अब तकरीबन 24 FIRs हो चुकी हैं खुद इमरान खान के ऊपर, उनकी दीगर क़यादत पे FIRs हो रही हैं और इस हवाले से स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है इस हुकूमत की और इसके हैंडलर्स की कि इस हुकूमत को इन्होंने अगले साल तक चलाना है। जो बैकग्राउंड नेगोशिएशन जिसका इमरान खान भी कह रहे हैं, वो सिर्फ एक बाकायदा तौर पर स्मोक स्क्रीन है जिसको कि खड़ा किया गया है कि इंगेज रखो और बाकी सारी चीज़ें। अब आगे चीज़ें लेके कैसे चलनी है, प्रेशर बिल्डअप कैसे करना है, प्रोटेस्ट कैसे करने हैं, वो इमरान खान ने कहा है कि वो इस हवाले से खुद स्पेशलिस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशलिस्ट है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद नाअहली के बाद जो अनाउंस किया, जो फैसला आया, लोगों ने खुद भी जाहिर किया कि वो अब तंग आ चुके हैं इन सारी ड्रामेबाजियों से। फवाद चौधरी कहते हैं बंद कमरों में जो फैसले होते हैं उनका दिन और दौर चला गया। और जो नाज़रीन अभी तक की इतलात हैं, जो आज तक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बाकायदा तौर पे सरकारी तौर पे वो फैसला अभी तक रिलीज नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन का। कहा जा रहा है कि एक मेंबर ने अभी तक दस्तखत नहीं किया। अगर एक मेंबर ने दस्तखत नहीं किए तो कल ऐसे क्या वाकयात थे, क्या इतनी जल्दी थी कि कल ही यह अनाउंसमेंट करनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि एक मेंबर मौजूद भी नहीं है, बीमार है, दस्तखत भी नहीं है और अभी तक फैसला वो बाकायदा तौर पे रिलीज भी नहीं किया गया। अब नाज़रीन सवाल आता है कि इमरान खान पे तोशा खाना का ये केस बनाया क्यों गया। इसमें एक वजह तो यकीनन यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और लंदन प्लान और बाकी सारी कार्रवाइयाँ इस हवाले से जो होती रहीं वो अपनी जगह, लेकिन एक और बुनियादी वजह जो हमारे माशरे से ताल्लुक़ रखती है, उसकी वजह यह है कि नाज़रीन इमरान खान ने तमाम रसीदें जमा करवाई और मैं आपको वो रसीदें आज दिखाता हूँ, बैंक चलान आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से पैसे जमा करवाए गए और इमरान खान के पैसे अपने जो हैं डिक्लेरेशन में कम हुए या ज़्यादा बढ़ गए, वो भी आपको बताते हैं कि जो डिक्लेरेशन में उनकी एक चीज़ मुझे नज़र आई है, बाकी अभी मैं उनको डिटेल एग्जामिन कर रहा हूँ। तो इमरान खान के साथ ही ये क्यों मिसाल बनाने की कोशिश की गई है, उसकी आज अगर शहबाज शरीफ साहब की आप बात सुने, वो कह रहे हैं तोशा खाना से जी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो जाती हैं। जी हाँ, ये पिछले 4 साल में ये रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वहाँ से तोशा खाना की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। गायब नहीं हो जाती नाज़रीन, जो बड़े बड़े लोग हैं वो या तो जमा नहीं करवाते और अगर जमा करवाएं भी तो उसके पैसे जमा नहीं करवाते और अपने पास वो चीज़ें रख लेते हैं अपने बाप का माल समझ के, अपना हक समझ के कि जनाब हमसे किसने पूछना है। और इस हवाले से नाज़रीन अबू ज़र सलमान न्याजी ने बाकायदा तौर पे इंफॉर्मेशन मांगी कि 1947 से लेके अब तक के जितने भी सदूर रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, उनकी मालूमात फराहम कर दी जाएँ। तो वो हुकूमत जो तोशा खाना पे भंगड़े डाल रही है इमरान खान के हवाले से, उन्होंने काबीना डिवीज़न ने 28 अप्रैल 2022 को जवाब दिया कि जनाब ये तो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते, इससे पता नहीं कौन से रियासत के राज अफशा हो जाएंगे। तो इस चीज़ को बाकायदा तौर पे छुपा लिया गया कि जनाब ये हम नहीं बताएंगे। इमरान खान ने नाज़रीन इसमें काम क्या किया था, उन्होंने बाकायदा ये कवानीन बनाए थे कि कम से कम 50% रकम दे के आप रख सकते हैं कोई भी तोहफा। उससे पहले
10%, 15%, और गाड़ियां तो आप रख ही नहीं सकते थे। जो तोशा खाना के रेफरेंस आसिफ जरदारी पे बने, मियां नवाज शरीफ के पे इस हवाले से रेफरेंसेस बने, उनका आज तक फैसला नहीं आया। लेकिन पिछले 3 साल का ये फैसला करवाया गया बाकायदा तौर पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कायदीन कहते भी। और कवानीन में जो नाज़रीन तब्दीली हुई थी उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है काबीना डिवीजन का ये बाकायदा ऑर्डर। और ये तमाम, जब आप इसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि तमाम सरकारी और पब्लिक फंक्शनरीज, यानी कि कोई भी सरकारी अफसर हो, पब्लिक फंक्शनरी हो, चाहे वो एमएनए हो, सेनेटर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, उन सब ने, डिप्लोमेट हो, कोई फौज का बंदा हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब ने वो अगर कहीं बाहर जाते हैं किसी विजिट पे तो वो तोहफे जो भी उनको मिलते हैं वो जमा करवाने हैं। साथ साथ इसी कानून में ये चीज लिखी हुई है कि ये वाला अप्लाई किस किस पे करेगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि ये सदर मुमलिकत पे अप्लाई करेगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर पे अप्लाई करेगा, चेयरमैन सेनेट पे अप्लाई करेगा, उनके फैमिली मेंबर्स पे भी अप्लाई करेगा, स्पीकर कौमी असेंबली पे अप्लाई करेगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे करेगा, तमाम प्रोविंसेस के गवर्नर्स पे करेगा, वफाकी काबीना के मेंबरान, अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, डिग्निटरीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रियल स्टेटस, यानी कि जो एडवाइजर्स, एसएपीएन जिनका के मिनिस्टर का स्टेटस है, उन्हें भी कोई भी तोहफा मिलता है तो उन्होंने भी वो जमा करवाना है, बताना है। प्रोविंशियल काबीना, सूबाई काबीना, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान, चीफ जस्टिस और जजेस, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और जजेस, उन तमाम की भी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंटेरियंस, तमाम मुंतखब नुमाइंदे, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, तमाम सरकारी अफसरान, सिविल और मिलिट्री, जो कि चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। नाज़रीन, पिछले 6 साल में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी मुतअद्दिद दौरे किए बैरून मुल्क, उनको भी काफ़ी सारे तहफ़ मिले। मैं मुतअद्दिद बार ये सवाल उठा चुका हूँ कि क्या DGISPR ये बताएंगे कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को पिछले 6 साल में कितने तोहफे मिले, उन्होंने इस कानून के मुताबिक कितने तोहफे तोशा खाना में जमा करवाए, कितनी रकम अदा की और कितने तोहफे रकम जमा करवा के अपने पास रखे। अभी तक इस पे खामोशी है। अब इस खामोशी की वजह क्या है ये पता नहीं है। अब जिम्मेदारी है मेरे ख्याल वकला की, पार्लियामेंटेरियंस की, सेनेटर्स की। पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में कोई भी मेंबर ये सवाल डाल सकता है कि काबीना डिवीजन बताए कि पिछले 6 साल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को क्या तहफ़ मिले, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को क्या तहफ़ मिले, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को क्या मिले, दूसरी डिफेंस डेलीगेशंस को क्या तहफ़ मिले और उसका उन्होंने क्या किया। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस सवाल का जवाब देने की पाबंद है। इसी तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान में यह सवाल उठाया जा सकता है, कोई भी सेनेटर यह सवाल डाल सकता है कि वजारत दिफा बताए कि मुसल्लह अफवाज के जितने डेलीगेशंस गए हैं उनको कितने तहफ़ मिले पिछले 6 साल में, पिछले 5 साल में, किस किस को कितने तहफ़ मिले और उसका उन्होंने क्या किया। लेकिन अभी तक किसी पार्लियामेंटेरियन ने यह सवाल नहीं डाला। ना सिर्फ ये, कोई भी वकील अब इस बेसिस पे किसी भी अदालत में, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल कर सकती हैं बार एसोसिएशंस के बताया जाए कि बाकी ये जितने भी डेलीगेशंस गए हैं, मिलिट्री डेलीगेशंस गए हैं, डिफेंस डेलीगेशंस गए हैं, इनको कितने तहफ़ मिले, इनमें से कितने लोगों ने ये तहफ़ जमा करवाए और कितनों ने कितनी रकम देके ये तहफ़ अपने पास रखे। क्योंकि अगर मुल्क के वज़राए आज़म, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी हो या साबिक सदर आसिफ जरदारी हो या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, वो तो ये जवाबात दे रहे हैं, तो इनसे जवाब कौन लेगा? क्योंकि कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि जवाब तो सबने देना है। तो ये तफसीलात कौम के सामने कब आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर, क्योंकि ये वाला मामला अब इस तरह से ख़त्म होने वाला नहीं है। और अगर कोई समझता है कि ये मामला ऐसे ख़त्म करवाया जा सकता है धौंस, धांधली, धमकी, ज़बरदस्ती, सेंसरशिप के जरिए, तो ये वाला केस अब ख़त्म होने वाला नहीं है। इसका जवाब सबको देना होगा। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान पे ये केस बनाने की वजह यह है कि इमरान खान खुद तो इन्होंने पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए कि जो भी इनको तोहफा मिला, और तोहफों की लिस्ट भी सामने आ गई है कि कौन कौन से तहफ़ मिले जिसपे इन्हें बड़े भंगड़े डाले, उस तमाम की रसीदें मौजूद हैं और कानून के मुताबिक ये सारा काम किया गया। उनकी टैक्स डिक्लेरेशन में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और ये दस्तावेजात मैं आपको दिखाता हूं। ये पहली रसीद नाज़रीन आप जो देख रहे हैं, ये 28 नवंबर 2018 की है और इस हवाले से 7,54,000 रुपए इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने सरकारी खजाने में उन तोहफों के इवज जमा करवाए, जो लिस्ट आप देख चुके हैं। इसी तरह 28